नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं आईएएस प्री 2014 का पेपर। इसमें भी हम जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, 2014 के पेपर में हिस्ट्री से आए हुए प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये 2015 में भी आया हुआ है। किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर था सी, तीसरा और चौथा। इसको हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल जो पदनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। चलिए इसको समझते हैं। जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो गांव थे वो प्रशासन की इकाई क्या होते थे? गांव होते थे। और इनका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे पट्टकिल। और इसी को दक्षिण भारत में क्या बोलते थे? गांव के मुखिया को महत्तर। गांव जो होता था वो प्रशासन की सबसे अंतिम इकाई हुआ करता था मध्यकालीन भारत में। तो गांव क्या था? प्रशासन की अंतिम इकाई। जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था। मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं, तो प्रांतों को क्या बोला जाता था? भुक्ति। तो प्रांतों को बोलते थे भुक्ति, या इनको भोग भी कहा जाता था। भोग। और जो प्रांतीय शासक थे उनको क्या कहा जाता था? ऊपरिक, गोप्ता और भोगपति। तो जो प्रांतों के शासक होते थे उनको क्या क्या कहा जाता था? ऊपरिक, और गोप्ता और भोगपति। जो सीमांत प्रदेश थे उनके शासक को गोप्ता कहते थे। फिर आगे जो प्रांत थे उनको तो भुक्ति बोल दिया, तो प्रांतों का फिर आगे जिलों में विभाजन होगा। तो प्रांतों को बोल दिया इसने भुक्ति। तो यहाँ से हम प्रांतों को तो बोल दिया भुक्ति। प्रांतों के बाद जैसे अभी होता है, प्रांतों में क्या होते हैं? जिले होते हैं। उस टाइम पे जिलों को क्या बोला था? उस टाइम पे जिलों को बोला था इसने विषय। और इनका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको बोलेंगे विषयापति। तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको बोला था विषयपति। और जिले थे इनमें फिर आगे गांव में विभाजित किया गया। और गांव और इनके जो प्रमुख थे उनको महत्तर और पटगिल कहा गया। महत्तर और पटगिल। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं।
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया जो बंगाल का विभाजन था वो कब तक बना रहा था? तो ये कब तक बना रहा था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ये बना रहा था, इसका बी ऑप्शन सही है। जो सम्राट जॉर्ज पंचम था उसके द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 ईस्वी के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। फिर ये हिंदी, यूपीएससी में हिंदी ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ऐसे शब्दों को डाल देती है जो अक्सर हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी समझते हैं। बंगाल का विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 19 जुलाई 1905 को। इस टाइम पे बंगाल का विभाजन हो गया था। उस टाइम पे वाइसराय कौन था? उस टाइम पे वाइसराय था कर्जन। और ये विभाजन कब प्रभावी हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी। लेकिन जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था उसने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत को इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इस जो बंगाल विभाजन था उसके विरोध में अगस्त 1905 में कलकत्ता का जो टाउन हॉल था उसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? कलकत्ता टाउन हॉल में। दिसंबर 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम, उसका दिल्ली में आगमन हुआ। और उस टाइम पे जब ये विभाजन रद्द हुआ उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। वाइसराय कौन था उस टाइम पे? वाइसराय था हॉर्डिंग, हॉर्डिंग द्वितीय। कब के टाइम? बंगाल विभाजन के रद्द के टाइम। और जब बंगाल विभाजन लगा तब कौन था? लॉर्ड कर्जन। और इसी के समय जो राजधानी थी होर्डिंग के समय, वो कलकत्ता से कहाँ लाई? दिल्ली राजधानी को लाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में इसका आंसर है बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर जो स्वराज्य था उसकी प्राप्ति को यहाँ पर स्वीकृत किया गया था। चलिए इस अधिवेशन के बारे में समझते हैं।
दिसंबर जो 1929 था, वहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929, लाहौर में। रावी नदी के तट पर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया था कि जो नेहरू रिपोर्ट थे उसको लागू करने की अवधि को समाप्त किया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि थी उसकी अवधि को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और जो पूर्ण स्वाधीनता थी उसका एकमात्र इन्होंने लक्ष्य रखा। तो जो पूर्ण स्वाधीनता थी, पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य रख पूर्ण स्वाधीनता इन्होंने अपना लक्ष्य घोषित किया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो किसके अनुरूप है ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। इसका आंसर ए सही है। चलिए अब इसको देखते हैं। शक संवत शुरू किसने किया था? शक संवत शुरू किया था कुषाण शासक कनिष्क ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं शक संवत। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में। ये ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 78 ईस्वी में शुरू किया। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ। किसने किया? कुषाण शासक कनिष्क ने। जो कुषाण शासक था कनिष्क, उसने ये शुरू किया। और इसका प्रथम महीना कौन सा है? तो इसका प्रथम महीना है चैत्र में 22 मार्च या 21 मार्च। और भारत सरकार है उसके द्वारा इसी संवत का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो भारत सरकार है वो अभी किस संवत का प्रयोग कर रही है? वो शक संवत का प्रयोग कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था?
फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, वो था एक ऐसा भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, तो जो विद्रोही थे या भारतीय जनता थी उसको, राष्ट्रवाद को शांत करने के लिए ये घोषणा की गई थी। तो इसके कौन सा आंसर सही है? इसके पहले दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अब प्रश्न आता है, गदर क्या था? तो यह एक भारतीयों का क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। तो ए ऑप्शन सही है। इसको समझ लेते हैं। जो 19वीं शताब्दी है उसके अंत तक बहुत से जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए थे। तो सन 1913 में, 1913 की बात है, 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, ये अमेरिका में स्थित है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। तो इसके संस्थापक कौन थे गदर पार्टी के? लाला हरदयाल। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भाकना। तो अध्यक्ष की हम बात करें, अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। तो गदर पार्टी जो थी वो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से एक दल था। इस गदर का अर्थ होता है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में क्रांति लाना, जिसके लिए अंग्रेजों के नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना था। गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जिसका नाम था गदर, उसका प्रकाशन भी इसने किया। इस जो पत्र था इसका उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावनाओं को पैदा करना था, उन्हें प्रभावी क्रांति के लिए तैयार करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से ली गई है? तो वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। भद्राचलम, चंदेरी, ये शहरों के नाम हैं, नगरों के नाम हैं। कांचीपुरम, करनाल। तो जो पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन था उसके लिए इनमें से कौन फेमस था, कौन विख्यात था? तो केवल दूसरा और तीसरा राइट है यहाँ पर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अलग अलग स्थान है जो साड़ियाँ कहाँ पे कौन सी साड़ी थे। अलग अलग शैलियों की साड़ियों में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी और हकोबा साड़ी मुख्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंदेरी साड़ी की। तो चंदेरी साड़ी कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में।
चंदेरी साड़ी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की और जो साड़ियाँ हैं उनमें है महेश्वरी। चंदेरी के बाद है महेश्वरी। इसके बाद हम बात करते हैं असम की साड़ी की। असम में क्या नाम से जो साड़ी थी वो किस नाम से थी उसकी हम बात करते हैं। तो असम की जो फेमस साड़ी थी वो थी मूंगा रेशम। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में जो फेमस साड़ी थी उसका नाम है बोमकई। बोमकई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो फेमस थी साड़ी वो थी बंदहेज। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात की साड़ियों में थी गठोडा और पटोला। गुजरात की साड़ियों में है गठोडा और पटोला। बिहार की बात करें तो बिहार में साड़ियों के केंद्र थे। बिहार की फेमस थी तसर। छत्तीसगढ़ की जो कोसा रेशमी साड़ी है वो फेमस थी। छत्तीसगढ़ की कोसा रेशमी साड़ी। कोसा रेशमी साड़ी। महाराष्ट्र की पठानी साड़ी। महाराष्ट्र की कौन सी है साड़ी? पैठानी। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु को शॉर्टकट में टीएन लिखते हैं, वो है कांजीवरम। यूपी की बात करें तो यूपी की जो साड़ी वो है तांची। जामदानी। जामर। बनारसी। ये यूपी के। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल के है बालूचरी। बालूचरी साड़ी। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों पंचायत शब्द था मंदिर रचना शैली का। इसको समझ लेते हैं। ये
पंचायतन जो थी वो एक मंदिर रचना शैली थी। जब मुख्य मंदिर होता था, इसमें क्या होता था, जो मुख्य मंदिर है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता था। एक ये मंदिर मान लिया, इसको हम टेम्पल फर्स्ट वाला मान लेते हैं, इसको टेम्पल दूसरा वाला मान लेते हैं, टेम्पल 2, इसके सामने टेम्पल 3 और इसके पीछे टेम्पल 4, और ये हमारा मेन टेम्पल हो गया एम्प्टी, इसको हमने बोल दिया। तो इस वाली शैली को हम बोलते थे पंचायत शैली। तो इसमें जो मुख्य मंदिर होता था वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता था। पंचायती शैली जो है उसके उदाहरण देख लेते हैं। भारत में जो पंचायत शैली से मंदिर बने हुए हैं उनके उदाहरण। तो पहला है कंदरिया महादेव मंदिर, ये पंचायत शैली में बना हुआ है। कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये है खजुराहो में। इसके बाद है ब्रह्मेश्वर मंदिर, यह है भुवनेश्वर में। ब्रह्मेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर। कभी कभी मंदिरों का भी पूछ लेता है कि ये कौन सा मंदिर कहाँ पे है। ये सब प्राचीन मंदिर है, तो इनकी आप जगह को याद रख लीजिए कि कौन सा मंदिर कहाँ है। ब्रह्मेश्वर मंदिर हो गया भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर हो गया खजुराहो में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। इसके बाद है लिंगराज मंदिर, ये भी भुवनेश्वर में है। ये है भुवनेश्वर। इसके बाद आता है दशावतार मंदिर, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था अभी प्रश्न, दशावतार मंदिर का कहाँ पे है ये, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है गोंडेश्वर मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर ये है महाराष्ट्र में। इसके साथ ही भारत में जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं उनको भी हम समझ लेते हैं कौन कौन सी शैली है। पहली हम बात करते हैं नागर शैली की। नागर शैली कहाँ है, ये उत्तर भारत में प्रचलित है, तो इसको हम उत्तर भारतीय शैली भी कहते हैं, तो ये उत्तर भारत। इसके बाद आता है द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो दक्षिण भारत।
इसके बाद एक और तीसरी अन्य शैली है, वो है मंदिर निर्माण की बेसर शैली। बेसर शैली इन दोनों की, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो है इनकी मिश्रित शैली है। अगर आपको दोस्तों इन शैलियों की विशेषताएं देखनी है कि इस शैली के मंदिर की विशेषता क्या है और डिटेल में इन मंदिर शैलियों को पढ़ना है, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षट दर्शन का भाग है मीमांसा और वेदांत है, न्यायिक और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है। तो सी ऑप्शन नहीं है, लोकायत और कापालिक। चलिए, षट दर्शन और किसने वो दर्शन दिए थे, उनके प्रणेता, उनको यहाँ पे हम समझते हैं। जो सांख्य दर्शन था, सबसे पहले हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन किसने दिया था? सांख्य दर्शन दिया था महर्षि कपिल ने। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन दिया था महर्षि गौतम ने। इसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन दिया था महर्षि पतंजलि। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। ये दिया था महर्षि कणाद। इसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। इसको दिया था महर्षि जैमिनी ने। और इसके बाद अंतिम आता है वेदांत। वेदांत दर्शन दिया था, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। ये दिया था महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण। तो ये दिया था महर्षि बादरायण ने। इस प्रकार हम षट दर्शन की जो परंपरा है उसको हमने समझ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगम हैं, इन पर विचार करने हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ पे है, स्थल वगैरह दे रखे हैं। इसका सही आंसर है सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है।
अगला प्रश्न है, विख्यात क्षत्रिय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षत्रिय नृत्य, तो क्षत्रिय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा है, यह असोम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। या फिर यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति संगीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर जो ताल है उस पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? यह है बी कथन, पहला और दूसरा। तीसरा कथन गलत है। क्षत्रिय नृत्य था वो महान वैष्णव संत और जो सुधारक थे श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा, उनके द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु क्षत्रिय नृत्य का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? तो यह एक मार्शल आर्ट है। इसका डी ऑप्शन सही है। प्राचीन मार्शल आर्ट कला और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा। अगला प्रश्न यहाँ पर है बौद्ध मठों से संबंधित। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विख्यात तीर्थ स्थल दे रखे हैं और अवस्थान दे रखा है। पहला है टाबो मठ व मंदिर संकुल, तो ये कहाँ है? स्पीति घाटी। दूसरा है लहोत्सव लाखांग मंदिर नको, यह है जंस्कार घाटी। और तीसरा है अलची मंदिर संकुल लद्दाख। तो इसका जो पहला और तीसरा है वो सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा राइट है, तो ऑप्शन सी आंसर सही है। विभिन्न मठों को जान लेते हैं कहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। इस बार दूसरे मठ पहुँच सकता है। तो जो भारत के महत्वपूर्ण मठ हैं उनमें है नामग्याल मठ। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। लाओस लादांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जो जंस्कार घाटी है वो कश्मीर में स्थित है। तो जो जंस्कार घाटी का यहाँ पे दिया हुआ था वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को हम यहाँ पे शॉर्ट में HP लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है उसका जो तबो गांव है उसमें यह स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है उसका भी कौन सा गांव? तबो गांव। वहाँ पे टाबो मठ स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी टाबो मठ की तिब्बती वर्ष 996 ईस्वी में। अलची मंदिर संकुल है, अलची मंदिर संकुल। ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर के लेह ज़िले में है। लेह ज़िले के भी कौन से गांव में? अलची गांव में। अलची गांव में ये स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के भी अंतर्गत आता है।
चलिए अब देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण मठों को। सबसे पहले हम बात करेंगे नामग्याल मठ की। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख। इसके बाद है ठीक से मठ। ठीक से मठ। ठीक से मठ कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है। नामग्याल हिमाचल धर्मशाला में स्थित है। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। धर्मशाला पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक से मठ पड़ता है लद्दाख में। हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ पर है? हेमिस मठ है लद्दाख में। इसके बाद आता है तवांग मठ। मठ तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट मठों को ही डिस्कस करेंगे। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, इसको लिख ही देता हूँ मैं पूरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण मठ है 4-5 जिनको आपको याद रखना है। अगर इनमें से एक आध आता है और एक दो ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जो इसमें हमने बताए नहीं हैं, तो भी आप ऑप्शन से काट के सही आंसर कर सकते हो। लेकिन ये 4 है मठ, इनको तो याद रखना ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये नृत्य दे रखे हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर राज्य दे रखे हैं। तो गरबा कहाँ है? गुजरात में है, बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम केरल में है, यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। यक्षगान कर्नाटक में है, तो हमारा आंसर हो गया सी, 1 और 3। तो महत्वपूर्ण जो नृत्य है उनको देख लेते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा नृत्य महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो यह है तमिलनाडु में। भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करते हैं कथकली। कथकली है केरल का। इसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कथक कथक है उत्तर भारत। उत्तर भारत में भी मुख्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नॉर्थ इंडिया में यूपी एंड आरजे राजस्थान। तो इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगला है हमारा मणिपुरी। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर। इसके बाद आता है सत्रिया नृत्य।
सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का। इसके बाद आता है गरबा। गरबा है गुजरात का। इसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। और अब आता है हमारा यक्षगान। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? यक्षगान नृत्य है कर्नाटक का। इसके बाद हम बात करेंगे ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य, ये भी नाम से ही पता चल रहा है। मणिपुरी और ओडिसी दो तो ऐसे नृत्य हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेट के नाम से ही इनका नाम है। ओडिसी नृत्य है उड़ीसा का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य है और उनसे संबंधित राज्य हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक बीजक क्या है? जो दादू दयाल है उसके उपदेशों का एक संकलन है। नहीं, बीजक कबीर की वाणी है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। नहीं, वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, न कि माधवाचार्य ने। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो इनमें से कोई नहीं। अब इनको समझ लेते हैं। बीजक क्या थी? बीजक में क्या है? कबीर की वाणी का संकलन है। कबीर की वाणी का संकलन। कबीर की वाणी। और जो यहाँ पे दे रखा है वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया था वल्लभाचार्य जी के। तो वल्लभाचार्य इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद को शुद्धाद्वैतवाद क्यों कहते हैं, इसका भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। शुद्धाद्वैतवाद, इसका जो भक्ति मार्ग था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पुष्टि मार्ग। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की रचना की, या पुष्टि मार्ग किसने दिया? वल्लभाचार्य ने दिया। पुष्टि मार्ग क्या कहता है कि ब्रह्म क्या है? माया से अलिप्त है, यानी कि इस प्रकार ये शुद्ध है। माया ने इसको अशुद्ध नहीं किया ब्रह्म को, इसलिए इसको शुद्ध द्वैतवाद कहते हैं। माधवाचार्य की यहाँ पर बात की गई है, तो माधवाचार्य जी के बारे में भी देख लेते हैं। माधवाचार्य ने जो भक्ति मत दिया था उसको बोलते हैं अमला भक्ति। इनको कहीं कहीं पे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है।
जो मध्वाचार्य हैं उनके अनुसार जो वास्तविक सुख है उसकी अनुभूति ही मुक्ति है। तो मुक्ति को क्या बताया इन्होंने? वास्तविक सुख। मुक्ति क्या है? वास्तविक सुख। तो वास्तविक सुख किसको बताया इन्होंने? मुक्ति को। माधवाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख क्या होता है? वास्तविक सुख वह है जिसमें दुख के क्षय के साथ परमानंद का उदय हो जाता है। दुख धीरे धीरे खत्म हो रहा है और परमानंद का उदय हो रहा है, उसको इन्होंने वास्तविक सुख कहा या उसको मुक्ति कहा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मांगणियार से संबंधित है। लोगों का समुदाय दे रखा है मांगणियार, तो ये कहाँ पे है? इसका आंसर है बी, राजस्थान वगैरह है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत वगैरह है, इनमें ये पश्चिमी उत्तर भारत में संगीत परंपराएं तो विख्यात हैं मांगणियार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में हम लेकर आएंगे 2013 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को हल सहित समझेंगे, उनकी व्याख्या ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।